हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का लेसन नंबर 4। लेसन का टॉपिक है शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। मैं अलग अलग मटेरियल को शॉर्ट करना। ठीक है। देयर आर मैनी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। हमारे चारों तरफ बहुत सारी वैरायटी के ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। जैसे अगर हम अपने घर में या हमारे स्कूल में अगर हम देखें तो बहुत सारी वैरायटी के ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे कांच की गोलियां मिल जाएंगी, बॉल मिल जाएगी, आपके टॉयज, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, न्यूज़पेपर्स, टेबल, ये सब जो चौक, ये सब जो ऑब्जेक्ट है हम इकट्ठा करके ये इनको एक लिस्ट करके इसमें से पेपर वाले ऑब्जेक्ट अलग कर सकते हैं, पेपर से बने ऑब्जेक्ट अलग कर सकते हैं, वुडन से बने ऑब्जेक्ट अलग कर सकते हैं। इसी को कहते हैं क्लासिफाइड करना या शॉर्टिंग करना। अलग अलग मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट को हम अलग रख सकते हैं, अलग शेप में बने हुए मटेरियल को हम अलग रख सकते हैं। जैसे हम अपने आसपास के मटेरियल में देखें तो कोई गोल चीज हो तो गोल चीजों को अलग छाट कर रख सकते हैं, उसमें से बॉल, फुटबॉल, कांच की गोलियां, ये सब मटेरियल अलग रख सकते हैं क्योंकि ये गोल है। और अगर हम चाहें तो साइज के अकॉर्डिंग किसी को अलग कर सकते हैं, जैसे सेम सेम साइज की चीजें एक साथ रखी। हम ये सब का अच्छा एग्जांपल अपने किचन में देख सकते हैं। मम्मा जब बॉल जमाती है तो सब बॉल्स को एक साथ रखती है किचन में, और प्लेट्स को एक साथ रखती हैं, ग्लासेस को एक साथ रखती हैं। तो इस तरह से क्लासिफाइड होता है पूरा किचन, तो वो सेटअप अच्छा लगता है। तो किसी भी चीज को शॉर्ट करना यानी उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग या उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग कि वो कैसा दिख रहा है, किसी भी बेसिस पे क्लासिफाइड करना या शॉर्ट करना, तो वो हम इस लेसन में अभी देखने वाले हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप वन और मोर मटेरियल। हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल के बने हो सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट लिस्ट में देख रहे हैं प्लेट। प्लेट स्टील का, ग्लास का, प्लास्टिक का, पेपर का बना हो सकता है। सेकंड है पेन। पेन प्लास्टिक का और मेटल का बना हो सकता है। डोर वुडन, मेटल और प्लास्टिक का बना हो सकता है। फोर्थ है टेबल। टेबल वुड की, मेटल की और प्लास्टिक की बनी हो सकती है। तो हम फर्स्ट अगर लिस्ट को चेक करें तो हम देखते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट जैसे हमने प्लेट को देखा, एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बनी हो सकती है। वहीं हम जब सेकंड लिस्ट में देखते हैं तो एक ही मटेरियल से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे वुड से चेयर, टेबल, व्हील, टॉयज, रोलिंग पिन बनाया जा सकता है। पेपर से बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर बनाया जा सकता है। लेदर, शू, बेल्ट, वॉलेट और सैंडल बैग सब लेदर से बनाया जा सकता है। प्लास्टिक से चेयर, टेबल और पेन बनाया जा सकता है। कॉटन से हमने लास्ट लेसन में पढ़ाई था, शर्ट, फ्रॉक और सॉक्स और भी जो भी क्लोथिंग मटेरियल है कॉटन से हम बना सकते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें पर्टिकुलर मटेरियल ही यूज आता है। जैसे नेल्स होती हैं, नेल्स यानी जो हम कील लगाते हैं दीवारों में, वो, और हैमर होता है, वो एक पर्टिकुलर मटेरियल से ही बनता है। जैसे वो आयरन से बनता है ना। तो ऐसे ही हम ये कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा या किस मटेरियल से कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो इस सब की जानकारी के लिए हमें मेटल की प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मेटल की प्रॉपर्टीज का नॉलेज लेने के लिए हमें उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज या बहुत सारी चीजों का स्टडी करना पड़ता है, जो हम आगे लेसन में करने वाले हैं। अच्छा, तो कभी आपने ऐसा सुना है कि हम अगर कहें कि हमारे जो कुकिंग वेयर्स हैं, कुकिंग वेसल्स वगैरह जो हैं, हम उन्हें पेपर से बनाएं? ये कितना फनी साउंड करता है कि कुकिंग वेयर्स अगर पेपर से बनाएंगे तो वो तो सब यूटेंसिल्स जल जाएंगे, नहीं? तो वैसे ही एक मटेरियल को चूज करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि हम किसी ग्लास में पानी पीते हैं, पानी भरते हैं, लिक्विड के लिए हम ग्लास यूज करते हैं, क्या हम उस ग्लास को क्लोथिंग मटेरियल या क्लोथ से बना सकते हैं? कभी नहीं। ये भी बहुत फनी या सिली लगता है कि किसी क्लोथ से अगर ग्लास बनाएंगे तो सारा जो लिक्विड होगा वो स्ट्रेन आउट हो जाएगा या ड्रेन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक किसी भी मटेरियल का किसी ऑब्जेक्ट के लिए जब हम यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि उस ऑब्जेक्ट को हम किस पर्पज से यूज ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर मटेरियल का यूज ले सकते हैं। तो हम आगे के टॉपिक में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मेटल, कोई भी मटेरियल
किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को हमें किस पर्पस के लिए यूज लेना है। जैसे कि हमें ग्लास को पानी होल्ड करने के लिए यूज लेना था, तो हमें ऐसे मटेरियल की जरूरत है जो पानी को होल्ड कर सके। जैसे ग्लास, मेटल या प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो कि पानी को होल्ड कर सकता है, ना कि क्लॉथ होल्ड कर सकता है। तो हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस जो हमें जैसा दिखाई देता है वो उसकी अपीयरेंस होती है। हम इसको टू पार्ट में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है लस्ट्रस और सेकंड पार्ट है नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? शाइनी सरफेस। शाइनी, लस्ट्रस का मीनिंग होता है शाइनी, जिसमें शाइन होती है। नॉन लस्ट्रस का मतलब नॉन शाइनी। Some like diamond and gold are shiny and it's termed as lustrous material. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे डायमंड और गोल्ड, उनके ऊपर एक शाइन होती है, उसको कहते हैं लस्ट्रस मटेरियल। और कुछ ही मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे ग्रेफाइट, वुड, चॉक, वो बहुत ही डल अपीयरेंस के होते हैं, उनके ऊपर कोई शाइन नहीं होती है, तो उनको कहते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल। तो हम अगर अपने आसपास से चीजें इकट्ठी करें, कुछ टेबल, ग्लास के टुकड़े या फिर कुछ मेटल्स के टुकड़े और चॉक, वुड, ये सब इकट्ठा करें, तो हम देखते हैं उसमें से कुछ जो होंगे शाइनी अपीयरेंस के होंगे और कुछ नॉन शाइनी या नॉन लस्ट्रस होंगे। तो इस तरह से हम अपीयरेंस के अकॉर्डिंग मेटल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से ही हार्डनेस का। तो हार्डनेस के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हार्ड है या सॉफ्ट है। अब वो हार्ड है या सॉफ्ट है कैसे पता चलता है? जब हम किसी मटेरियल को स्ट्रेस देते हैं तो वो कितनी देर तक बिना ब्रेक हुए रह सकता है, उससे पता चलता है कि वो मटेरियल कितना टफ है। The material that can be compressed or deformed easily are referred as the soft material. जो मटेरियल कंप्रेस करने पर इजीली डिफॉर्म हो जाए, यानी अपने साइज या शेप में चेंज कर लेता है, तो उसे ऐसे मटेरियल को सॉफ्ट सब्सटेंस या सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। Whereas the material that are difficult to bend or compress are termed as hard material. ऐसे मटेरियल जो जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्टली बेंड हो रहे हैं या कंप्रेस्ड होते हैं, तो उनको कहते हैं हार्ड सब्सटेंस। हार्ड सब्सटेंस जैसे कि आयरन नेल्स। और सॉफ्ट मटेरियल में हम स्टडी कर सकते हैं कॉटन एंड स्पॉन्ज। स्पॉन्ज और कॉटन इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं जब हम उन्हें प्रेस करते हैं। तो ऐसे मटेरियल की हम एक अलग लिस्ट बना के उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसमें नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम टू टाइप में जो है मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सेकेंड, जो नॉन सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। some substance completely disappear or dissolve in water. These substances are soluble in water. कुछ सब्सटेंस को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली गायब हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर। Other substances do not mix with water, do not disappear even after we stir for a long time. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे हम कितने ही लंबे टाइम तक स्टिर करते जाएं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं अनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमारे पास सामने यहाँ टू लिस्टेड है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर और सॉडस्ट। सॉडस्ट किसे कहते हैं? लकड़ी के बुरादे को। तो शुगर सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। और सॉल्ट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वो भी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। दैट मीन्स ये दोनों वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं। और चॉक पाउडर और सॉडस्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उनको हम कितना ही लंबे टाइम तक स्टिर करते रहे, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये दोनों जो है अनसॉल्युबल इन वाटर है। दैट हम लिक्विड की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल विनेगर और लेमन जूस।
विनेगर और लेमन जूस दोनों ही पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको बाद में अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन ये तीनों ही वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनकी एक ऊपर ही अलग से लेयर बन जाती है ऑयल की, इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। तो ये हो गए सॉल्युबल इन वाटर, ये दोनों लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर, ये तो तीनों लिक्विड इनसॉल्युबल इन वाटर। दैट मीन्स हमें इजीली क्लासिफिकेशन मिल गया है कि जो वाटर में सॉल्युबल है उनको एक साइड में, और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है उनको अदर साइड में क्लासिफाइड ये शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी टाइप से अगर हम गैसेस की बात करें तो हमें पता है वाटर में ऑक्सीजन और CO2 जो है डिसॉल्व होती है, और ऑक्सीजन तो हमें ब्रीथिंग में और सांस लेने में बहुत इंपॉर्टेंट गैस है अब हमारी लाइफ के लिए। और बहुत सारी गैसेज है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाती है, या कुछ गैसेज ऐसी है जो बहुत कम अमाउंट में जो है वाटर में डिसॉल्व होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टॉपिक ऑब्जेक्ट में बी फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वाटर में फ्लोट यानी ऊपर तैर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाते हैं, उस हिसाब से हम उनका क्लासिफिकेशन या उनका शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग अलग होती है। जो ऑब्जेक्ट ज्यादा डेंस होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी कम होती है वो वाटर में फ्लोट करते हैं। तो डेंसिटी इज द रीजन सम ऑब्जेक्ट सिंक एंड अदर फ्लोट। If the particles are packed tightly together, the density would be greater than if they are loosely packed with a lot of empty space around them. कुछ particles जो होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइट पैक होते हैं, टाइट पैक्ड होते हैं, इनके अंदर एयर स्पेस नहीं होता है। जबकि कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं और उनके अंदर थोड़ा बहुत एयर स्पेस होता है। तो इस एयर स्पेस की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट जिनके अंदर पार्टिकल क्लोज पैक्ड होते हैं या टाइट पैक्ड होते हैं, एयर स्पेस नहीं होता है, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से वो पानी में फ्लोट नहीं कर पाते हैं और शिंक हो जाते हैं। जैसे आयरन नेल, ये ग्लास की बॉल है एक, और ये की है, ये सब जो है मेटल के बने हुए होते हैं और मेटल टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर एयर स्पेस नहीं होता है, तो ये इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ये वाटर में शिंक हो जाते हैं। जबकि लीव्स और वुडन ब्लॉक के अंदर भी एयर स्पेस होते हैं और लीव्स के अंदर भी होते हैं, तो ये फ्लोट करते हैं। इस तरह से हम कुछ ऑब्जेक्ट को क्लासिफाइड या शॉर्ट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करते हैं हम उन्हें अलग रख सकते हैं, जो शिंक करते हैं वो अलग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइट, कि उसमें से लाइट कितना पास हो सकती है, उसी को उसकी ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ट्रांसपेरेंसी से ऑब्जेक्ट को 3 टाइप में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकंड होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, थर्ड होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। Transparent object, an object which allow visible light to pass through, it is called transparent object। वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से विजिबल लाइट को टोटल फुल पास होने देते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। We can see clearly through transparent object, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। जैसे ग्लास या फिस्टन बिल्कुल क्लियर होता है, उसके दोनों तरफ आर पार लाइट जो है पास हो सकती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, an object which allowed partially passage of light is called translucent object। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास तो होती है लेकिन बहुत कम पास होती है। जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में फुल लाइट पास हो रही थी, मतलब जितनी लाइट उसके ऊपर आ रही थी वो उसके दूसरी तरफ
पास हो पा रही थी, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट आती है तो उसका कुछ पैसेज ही इसके आर पार पास होता है, बाकी लाइट वापस इससे रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के आर पार हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं। जैसे आपने विंडोज के ग्लासेस देखे होंगे जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ अमाउंट में लाइट जो है अंदर आ जाती है, लेकिन उनके आर पार देखना पॉसिबल नहीं होता। इसके एग्जांपल हम प्लास्टिक बोतल या पेपर कप से भी ले सकते हैं। ओपेको ऑब्जेक्ट, ओपेको ऑब्जेक्ट वो होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर लाइट आती है लेकिन पास नहीं होती है, उससे वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ टू पैसेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ओपेको ऑब्जेक्ट। इनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, इनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को ओपेको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वुड और मेटल, वुड और मेटल के आर पार लाइट नहीं जाती तो वुड के दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते। जैसे हमारे वुडन डोर्स होते हैं, अलमीरा का वुडन गेट होता है या मेटल का गेट होता है, तो उसके आर पार लाइट भी नहीं जा सकती और हम उसके आर पार देख भी नहीं सकते। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेको ऑब्जेक्ट। अगर आपको मटेरियल अच्छा लग रहा हो, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो रही हो, तो प्लीज लाइक बटन दबा के हमें अप्रिशिएट करें, ताकि ऐसी और वीडियोस हम लाते रहें। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई डाउट है या आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।